नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम आपके सामने हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक सुंदर अगला विषय लेके आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताएं। इससे पहले हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने स्वजनों तक पहुंचाने के लिए उसको शेयर कर लीजिए। और सबसे महत्व की बात यह है कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं, हमारे कंटेंट कैसा लगता है, उसके बारे में नीचे कमेंट लिखना न भूलें, ताकि आपकी कमेंट से हम अगले विषय की तैयारी के साथ आपके सामने कुछ नया बताने के लिए तैयारी कर सके। इसलिए आपकी कमेंट अति आवश्यक है। आज हम आपके सामने हमारी एक पौराणिक चिकित्सा पद्धति, जिसको हम बोलते हैं आयुर्वेद, और आयुर्वेद हमारे देश की एक धरोहर है। हमने पूरे विश्व को आयुर्वेद दिया हुआ है, मगर आज ये कहीं ना कहीं ये एक विज्ञान जो है थोड़ा बीच में विलुप्त होता हो गया था, उसको वापस आज कोरोना के बाद आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी उभर के आई जो आज लोग आयुर्वेद की ओर फिर से आकर्षित हो रहे हैं। ऐसा एक विषय आयुर्वेद का हम आपके सामने लेके प्रस्तुत हुए हैं। और आज हमारे इस वीडियो के खास मेहमान और आयुर्वेद के ज्ञाता प्रीति जी इंगले हमारे साथ, जो मूलतः वो महाराष्ट्र के जलगांव से बिलोंग करती हैं। पहले के ज़माने में आपको बताऊंगा मैं कि गांव के अंदर कोई हॉस्पिटल नहीं थी। गांव के अंदर एक वैद्य जी होते थे और वो वैद्य जी हमारी ये नाड़ियाँ चेक करके बता देते हैं कि आपको ये बीमारी है या ये बीमारी होने वाली है, और इसके प्रिकॉशन या उसके क्योर के लिए वो हमारी घरेलू दवाएं या आयुर्वेद के दवाइयाँ हमको देते थे और हम ठीक होते थे। ऐसी ही एक नाड़ी परीक्षण की ज्ञाता प्रीति जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर प्रीति, आपका हमारे YouTube चैनल पे खूब खूब स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आज हम आपका से जानना चाहेंगे कि इंसान बीमार होता है तो उसके ऊपर ये प्रकृति का कैसे असर होता है, और हम जो पंच महाभूतों में से हमारा ये शरीर बना है, तो ये पंच महाभूत से बीमारियों में क्या क्या उसका रोल है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, जैसे हम कहते हैं कि प्रकृति जो बनी है, जो हमारा जो धरती बना है, वो प्रकृति जो है वो पंच महाभूत से बनी है। वैसे ही हमारा शरीर वैसे पंच महाभूत से बना है। तो पंच महाभूत कैसे? अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी की बात करते हैं। तो हम जैसे कहते हैं अग्नि, तो अग्नि हमारी जैसे दोष पेट में होती, जठार अग्नि कहते हैं। तो हमारे शरीर में इस तरह से वात, पित्त, कफ 3 प्रकार के दोष होते हैं जिससे हमारा शरीर बना है, और यही हमारे शरीर को हमारा स्तर से बना के रखता है। अगर इसमें कुछ विचलित होता है तो वो हमारे रोग के ओर ले जाता है। तो जैसे जब प्रकृति में परिवर्तन होता है, जैसे कहते हैं ना क्लाइमेट चेंज होता है, ऋतु बदलता है, तो उस हिसाब से हमारा शरीर उसके साथ मैच होने के लिए ट्राई करता है, एडजस्ट करने की कोशिश करता है। तो उस तरह से हमें कहा गया है कि जब ऋतु बदलता है तो हमें किस खान पान का उपयोग करना चाहिए, कैसे हमें रहना चाहिए। अगर हम उसको नहीं फॉलो करते हैं तब हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है। तो जैसे कहते हैं ऋतु संधि के जो एक सीजन जो कंप्लीट हो रहा है, जो खत्म होता है, समाप्त हो रहा है, उसके 7 दिन, और जो नया सीजन ऋतु आ रहा है उसके 7 दिन, तो ये 14 दिन को ऋतु संधि कहते हैं। ऋतु संधि। और हम अगर इसमें हम अपने जो भी पहले का ऋतु जो है खान पान, उसको धीरे धीरे छोड़ते हुए और अगले ऋतु को जो डाइट है वो फॉलो करते हुए आते हैं, मतलब वो ट्रांजिशन पीरियड जिसको बोलते हैं। यस, एक ऋतु में से दूसरी ऋतु में जाने को जो ट्रांजिशन पीरियड है, उसके अनुकूल अगर हमारी दिनचर्या को हम चेंज कर ले, खान पान को चेंज कर ले, तो हम दूसरी ऋतु में आराम से धीरे धीरे हम कदम रखते हो जाते हैं। यस, तो उस तरह से हमारी बॉडी एडजस्ट करती है। अगर हम उसमें नहीं फॉलो करते हैं तो हमारी बॉडी डिस्टर्ब रहती है, एडजस्ट नहीं करती। फिर हम कहते हैं कि हमें सबसे ज्यादा हम जब बीमार पड़ते हैं या वायरल होता है तो वो पीरियड में हम ज्यादा
देखते हैं तो हम अगर डॉक्टर के पास गए, बुखार वगैरह जुकाम वगैरह है तो हम क्या कहते हैं, कुछ नहीं, डॉक्टर ने क्या कहा है, वायरल है। सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन क्या है, वायरल है। तो ये वायरल क्या होता है कि हमारी बॉडी जो अगर नहीं एडजस्ट कर पा रही उस चीज से, अगर हमने अपने ध्यान नहीं रखा है, धीरे से उस ऋतु में जाना है, उस खान पान का अगर हमने पालन नहीं किया है, तब हमें ये दिक्कतें होती है। अभी हम ये सीजन में है कि यहाँ पे अभी है वसंत ऋतु बोलते हैं। तो वसंत में क्या होता है, जैसे कि इसके पहले का सीजन जैसे नवंबर दिसंबर में कफ, ठंड है तो कफ जमा हो जाता है, एक्यूमुलेट होता है। तो उससे क्या होगा, कफ अगर एक्यूमुलेट हुआ तो नेचुरली जब अभी गर्मी आएगी तो वो मेल्ट होना शुरू होगा। तो मेल्ट होगा तो क्या होगा, उसके वजह से जो भी अगर हम मेल्ट नहीं हो रहा है या अंदर ही रह रहा है तो उसके प्रकार से कफ उत्क्लेश की जो बीमारियां है, इंडाइजेशन है या उसके रिलेटेड जो भी बीमारियां है वो उत्पन्न होगी। तो हमें उसके लिए ये सीजन में हमारे आयुर्वेद में सीजन अनुसार उपयोग की पंचकर्मा भी बताया गया है। जैसे वसंत को वमन कहा गया है। तो वसंत में वमन, वमन मतलब हमारे ऊपर के छाती से सर के तलक का जो भाग है वह कफ का स्थान है। अगर हम वमन करते हैं तो जो भी कफ एक्यूमुलेशन है शरीर में गुण, वो हम बाहर निकालते हैं। अच्छा प्रीति जी, हम जानना ये चाहेंगे कि आपको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि एक आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो कैसे हमारे देश में किसने ये इन्वेंट किया था, कि ये एक आयुर्वेद का पूरा जो जितने भी हमारे ग्रंथ है इसमें से एक आयुर्वेद का भी एक ग्रंथ है। तो इसके थोड़ी हिस्ट्री में आप बताएं। और दूसरा कि आज के युग में बहुत सारे साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं कि जो 10th और 12th पास करके बहुत सारी विज्ञान की शाखाओं में जो एडमिशन लेते हैं, तो इसमें से अभी आयुर्वेद का आप बहुत सालों से इसमें आप प्रैक्टिस कर रही हैं, ऐसा अपना सेवा दे रही हैं, नाड़ी परीक्षा भी कर रही हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को ये पंचकर्मा के माध्यम से उनको ठीक कर रही हैं, तो आपका बहुत सारा अनुभव है। तो मैं आपसे जानना, ये आज के हमारे युवाओं को ये बताना चाहूँगा कि आप बहुत सारी विज्ञान की शाखा है, इसमें भी आप एक आयुर्वेद को भी चूज कर सकते हो, और उसके लिए क्या क्या जरूरी विषय हैं ताकि वो आयुर्वेद की एक शाखा में जाके भी एक डॉक्टर बन सकते हैं। या विषय मतलब कि एक तो हमें समझ होनी चाहिए कि 10th के बाद हमें क्या करना है, और 12th में अगर हमें साइंस लेना है, अगर आयुर्वेद की तरफ जाए तो हमारा साइंस बेसिक होना चाहिए। साइंस बेसिक है तो हम आयुर्वेद का ले सकते हैं। जो नीट एग्जाम्स वगैरह होते हैं वो रूल सेम होते हैं, आयुर्वेद में जाओ, एलोपैथी में जाओ या मॉडर्न में जाओ या फिर होम्योपैथी में जाओ, तो ये सेम नीट एग्जाम के क्राइटेरिया होते हैं। लेकिन आयुर्वेदा चूज करने के लिए सही समझ होनी चाहिए, हमें गाइड करने वाला कोई होना चाहिए। अगर हमें आयुर्वेदा के बारे में पता ही नहीं है कि आगे हमारा फ्यूचर क्या है, क्यों आयुर्वेद में जाना है, तो हम नहीं, बच्चे लोग नहीं लेते हैं। तो हमें सही गाइडलाइंस चाहिए। दूसरा कि मन से एक मेंटली प्रिपेयर विलिंगनेस होना चाहिए कि मुझे करना क्यों है, मुझे आयुर्वेद में जाना क्यों है। अदरवाइज ऐसा होता है, मेजोरिटी व्हाट आई हैव सीन इज कि लोगों को मॉडर्न में एलोपैथी जैसे कहते हैं कि उसमें एडमिशन नहीं मिला, परसेंटाइल कम हो गए या फाइनेंशियल कंडीशन, फिर बाद में देन दे कम एंड इनटू द आयुर्वेदा। व्हाई? बिकॉज उनको सिर्फ सर्टिफिकेट डिग्री चाहिए। सो दैट इज नॉट द सिनेरियो। अगर उस तरह से आते हैं तो हम आयुर्वेदा को समझ ही नहीं पाते हैं, या हम सिर्फ डिग्री के नाम के लिए हम एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन बैक साइड वी विल बी ट्राइंग और प्रैक्टिसिंग मॉडर्न। आयुर्वेद का पैशन चाहिए। हाँ, यस, उसका तो अगर हमको वो पैशन है, वो ऐसा सही है, देन ओनली वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो हम उसको समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो आयुर्वेद है वो हमारा इंडियन साइंस है जी। तो ये बहुत पुराना पद्धति, मॉडर्न तो बाद में आया। तो जो मॉडर्न में कहते हैं ना सर्जरी, तो वो लोग जो जिनको झुकते हैं वो कहाँ झुकते हैं? टू दिस सुश्रुत आचार्य, जो हमारे इंडियन आयुर्वेद के आचार्य है, जहाँ से हमारे ग्रंथ जिससे हम पढ़ते हैं आयुर्वेद। तो सुश्रुत आचार्य जी को ही वो फादर ऑफ सर्जरी कहा गया है, क्योंकि उन्होंने ही बताया कि कैसे पहले उन्होंने सर्जरी इन्वेंट की है ना। तो उस हिसाब से ही मॉडर्न भी। तो अभी बहुत सारे आयुर्वेद यूनिवर्सिटी भी हमारे देश में अभी तो बहुत शुरू हुई है। बिल्कुल। और युवाओं का भी, उनका रुचि भी काफी देखने को मिल रही है। तो आप उसके बारे में क्या स्कोप देख रही हैं आज के जमाने में? तो बहुत है। जैसे कि हमने अभी कुछ 5 साल पहले की बात करो तो आयुर्वेद इतना ग्रोथ नहीं था, लेकिन सिंस कोविड में जब हम फंसे थे तो हम क्या कर रहे थे? मोस्ट ऑफ लोग हम गोल्डन मिल्क पी रहे थे, दूध में हल्दी डाल के पी रहे थे, फिर हम नस्या कर रहे थे, नाक में घी डालना या ऑयल डालना, फिर गार्गलिंग कर रहे थे, गंडूश कर रहे थे, तेल का हम
ऑयल पुलिंग कर रहे थे, ये सब क्या है? ये सब आयुर्वेदिक पद्धति है जो दिनचर्या में कही गई है, जो पहले के जमाने में हम फॉलो करते थे। आज हम ये सब नहीं करते। जब हम लॉकडाउन में थे तब हम आयुर्वेदा फॉलो करने लगे, तब हम काढ़ा पीने लगे और सात्विक भोजन घर पे बना के घर पे खाने लगे, क्योंकि बाहर तो सब बंद था। एक्चुअल तब था कि हमने आयुर्वेदा को समझा एंड देन ऑनवर्ड्स तब हम गुड़ुची गिलोई का जूस, उसके पहले गिलोई मतलब क्या किसी को ज्यादातर पता नहीं थी। गुड़ुची जिसे अमृत कहते हैं, अपने आसपास भी नीम के पेड़ को ज्यादा उगती है या फिर हमारे आसपास मिल जाती है, कॉमनली दिखती भी है, बट हमें उसका उपयोग क्या है वो कभी पता नहीं था। सिंस लॉकडाउन सभी के घर में गिलोय का जूस, गिलोय की वटी, चूर्ण शुरू हुआ है, तो हम उस तरह से अपनाने लगे आयुर्वेद को। और हमें ये भी पता है कि आयुर्वेद रूट से, जड़ से हमारी बीमारी का सोल्यूशन देता है, समाधान करता है। हाँ, कुछ समय लगता है कुछ कंडीशंस में, कुछ बीमारियों में कि समय ज्यादा लेता है, बट कुछ बीमारियों में ज्यादा समय ना लेते हुए भी हम ट्रीट कर सकते हैं, वो डिपेंड अपॉन कंडीशन है। तो ये अब लोगों को समझ में आ रहा है कि मॉडर्न या एलोपैथी में एक लिमिटेशंस है, तो वहां पे कब जाना है और आयुर्वेद को कब अपनाना है, ये अवेयरनेस अब हमारे पास शुरू हुआ है। तो अब जैसे जैसे हम यूट्यूब वीडियो, इंस्टा पे हम ज्यादा देखने लगे हैं या अवेयरनेस कैंप्स होने लगे हैं, हम वेद से मिलने लगे हैं, तब जाके अब लोग भी थोड़ा अवेयर हो रहे हैं कि आयुर्वेद का महत्व क्या है। तो आयुर्वेद क्या है? हमारा पुराना शास्त्र ही है। जैसे आप नाड़ी परीक्षा की बात कर रहे थे, तो हम नाड़ी परीक्षा यानी क्या कि हम अपनी पल्स, आपकी बॉडी जो वात पित्त कफ से बनी है, तो आपकी प्रकृति क्या है वो जानते हैं। मतलब मैं एक जगह पे मैंने सुना था कि कोई भी रोग जब इंसान को अंदर प्रवेश करता है तो ये रोग की आहट कहाँ से आती है और कैसे वो पता चलता है, और इसमें एक ये नाड़ी परीक्षा है कि इसके माध्यम से मरीज को हम मरीज के डायग्नोसिस करते हैं, रोग को पहचानते हैं। यस, ये इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताया आप। हाँ, नाड़ी परीक्षा से हम आपकी नाड़ी जो देखते हैं उसमें आपका वात पित्त कफ का जो फ्लो है क्या है, कौन सा दोष विचलित हुआ है वो पता चलता है। अगर वो सामान्य रूप में है, इक्विलिब्रियम है, तो वो आपकी हेल्थ मेंटेन करता है। अगर वो डिस्टर्ब है, अगर कुछ कारण से, मे बी क्लाइमेटिक कंडीशन, आपका रूटीन, फूड हैबिट, लाइफस्टाइल की वजह से वो, और आपका एज फैक्टर, उसके वजह से वो विकृत होता है। तो अगर वो विकृत हुआ है तो हम उसको डाइट करेक्शन और औषधि या रिक्वायर्ड पंचकर्मा पद्धति से बैलेंस कर सकते हैं। उस हिसाब से हम डिजीज को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी स्वस्थ बनाए सकते हैं। तो आयुर्वेद क्या है? क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव मेजर्स है, राइट। तो अगर हमें पता है, हम अपनी परीक्षा करते हैं, नाड़ी परीक्षा, और प्रकृति जानते हैं, उस हिसाब से हम आहार का हम पालन करते हैं, तो हम बहुत अच्छे से अपनी हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। तो ये नाड़ी परीक्षा क्या है? बहुत पुराने जमाने से चलती आ रही है, जबकि हमारे पास MRI स्कैनिंग, USG स्कैनिंग या ब्लड इन्वेस्टिगेशन लैब्स वगैरह कुछ भी नहीं था। तब भी वैद्य लोग नाड़ी चेक करके हमें आपकी रोग का डायग्नोसिस करते ही थे और उसके हिसाब से उपचार भी बताते थे, राइट। तो अगर अभी तो शायद सबको ज्यादा नहीं पता, लेकिन अगर टीवी में देखा होगा कोई सीरियल्स पुराने, या महाभारत रामायण वगैरह ऐसे सब देखे हैं, या पुराने सीरियल्स मूवी देखी, तो उसमें रहते थे, वैद्य को बुलाया जाता था, वैद्य नाड़ी पकड़ के बताते थे कि इनको खाने में विष दिया गया है, या इनकी आयु अभी क्या है, इनकी क्या तकलीफ है, कौन गर्भिणी है, कौन नहीं है, ये सारे हम छोटे भाग में इवन डायबिटीज का भी डायग्नोस कर लेते थे। तो अब हम लैब में जाते हैं कि आप फास्टिंग ब्लड शुगर करो, लेकिन पहले के जमाने में ब्लड टेस्ट फास्टिंग के हिसाब से नहीं किया जाता था। शास्त्र में बताया कि जैसे कि एक यूरिन सैंपल को रख के अगर उस पे चींटियां बैठती है, दैट इज व्हाट इट इज डायबिटिक यूरिन। बहुत सरल उपाय था। ऐसे बहुत सारे अन्य हमारे पास एग्जाम्पल्स है, हमारी डिजीज को आइडेंटिफाई करने की बहुत सारे लक्षण बताए गए हैं, उसके हिसाब से वो क्यूरेटिव मेजर्स लिए जाते थे। बिल्कुल। मगर ये चीज एक प्रूव्ड चीज है कि इंसान जब पैदा होता है तब उसके प्रकृति फिक्स हो जाती है, चाहे इंसान को कफ प्रकृति है, वात है या पित्त है। मगर उनके जीवन जीने के तरीकों से, खान पान के तरीकों से इनके अंदर विकृति आती रहती है, जिसको हम दोष बोलते हैं। तो ये इसके बारे में बताएं जरा डिटेल में कि वात, पित्त और कफ की विकृतियों से किन-किन जनरली किन-किन बीमारी हो सकती है। ज्यादा तो नहीं कहूंगी क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, बट शॉर्ट में अगर बताया जाए कि
वात प्रकृति होती है, वात मतलब स्पेस एंड एयर एलिमेंट से बना Yeah. है, राइट। तो अगर हम ज्यादातर ठंडे या ट्रैवलिंग करते हैं, ठंडा क्लाइमेट में जी। ट्रैवलिंग करते हैं, Okay. ठंडा खान पान लेते हैं, जी। तो वायु बढ़ता है। तो वायु बढ़ने की वजह से गैस हो सकता है, पेन, जॉइंट पेन्स हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, कॉमन सी तकलीफें हम देखने मिलती है। अनिद्रा, और निद्रा, यस खास बिल्कुल, करके आज के जमाने yes, में। हाँ, वो अनिद्रा भी होती है, मतलब हाँ। नींद नहीं आती है सही से। और आजकल तो हम सब मोबाइल में लगे रहते हैं, हाँ, देर तक जगते हैं, लेट नाइट तो वो तक हम स्लीप को डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्टर्ब है कर ना। रहे हैं। विद के वजह से तो हम देखते हैं कि एसिडिटी कंडीशन रहती जी। है। जस्ट एसिडिटी मतलब बर्निंग सेंसेशन नहीं है, उसके पीछे और भी लक्षण हैं। और उसके साथ साथ में ईचिंग हो सकती है बॉडी में, कहीं पे जलन हो सकती है, ये जी। सारे कंडीशंस हो सकते हैं, राइट। Okay. फिर कफ अगर बढ़ा है तो बॉडी में सूजन वगैरह रहती है, या फिर कहीं पे कफ का कंडीशन होने लगता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, थायराइड के इश्यूज हो सकते हैं, ये सारे रोग प्रकार के रोग हो सकते हैं। तो Okay. लंबी लिस्ट है, लेकिन ये अच्छा। जस्ट अ हिंट। तो आयुर्वेद एक ऐसा चिकित्सा पद्धति है, इसमें दो प्रकार की चिकित्सा मैंने जो सुनी है। एक तो है कि रोग को आने ही ना दे, ऋतुचर्या के हिसाब से अगर कुछ दवाइयाँ अगर शुरू कर दी जाए तो वो अगले सीजन के लिए इंसान को एकदम परफेक्टली रेजिस्टेंस या रोग प्रतिकारक शक्ति उसके अंदर बहुत अच्छी कर देती है। और दूसरा, रोग होने के बाद वो दवाइयाँ या कुछ पंचकर्मा, जैसे आप बताए, तो पंचकर्मा के बारे में कौन सी विधियाँ जो आप मरीजों को आप रिकमेंड करते हैं, ताकि उसके शरीर में जो भी बहुत पुराना रोग है उसको बिल्कुल जड़ से कैसे खत्म हो सकता है, वो इसके बारे में जरा बताएं। बहुत अच्छी बात कही आपने पूछा कि प्रिवेंटिव, जैसे कहते हैं ना, आयुर्वेद इज प्रिवेंटिव। तो डिसीज होने से पहले ही हम उसको कैसे रोक सकते हैं। तो जैसे कि शोधना, हमें हर साल में एक बार या ऋतु के हिसाब से शोधन जो बोला है, वो जैसे बस्ती कही गई है, वो रेनी सीजन में, बारिश के सीजन में हम ले सकते हैं, तो वो वायु को बैलेंस रखता है। फिर दिसंबर तक के सीजन में हम ले सकते हैं। फिर बाद में वसंत में हम जो कहते हैं वमन कहते हैं, वसंती का वमना। फिर बाद में आता है विरेचन। तो विरेचन जैसे पंचकर्मा जो है, पहले सबसे पहले वमन होता है, वमन यानी इंड्यूसिंग वॉमिटिंग करवाना। फिर आता है विरेचन यानी कि लूज मोशन की प्रक्रिया। फिर आता है बस्ती यानी एनिमा, जैसे कहते हैं एनल रूट से हम एनिमा देते हैं, वो कषाया हो या तेल का भी हो सकता है। सफाई, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ लूज मोशन क्या पेट साफ हो गया, ऐसा नहीं है, तो दोष को बैलेंस करता है। फिर आता है नस्या, मतलब नाक में हम मेडिकेटेड ऑयल डालते हैं या घी डालते हैं, चूर्ण, उसमें बहुत सारे अन्य प्रकार की पद्धति होती है, उसमें हम उसका उपयोग करते हैं, डिपेंड अपॉन द पेशेंट कंडीशन एंड सिचुएशन, राइट। उसके बाद आता है रक्त मोशन, मतलब ब्लड लेटिंग थेरेपी। तो ये 5 का हम उपयोग करके ही भी कर सकते हैं, जिसको जो जरूरत है उस हिसाब से हम उसको मेंटेन, हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। नाड़ी परीक्षा के हिसाब से उनको कौन सा दोष चल रहा है, उसके हिसाब से आप उनको ये पद्धतियां रिकमेंड करते हैं। जो हेल्थ मेंटेन करना चाहते हैं वो लोग इस तरह से ऋतु शोधन के हिसाब से कर सकते हैं। ऋतु शोधन मतलब जिस ऋतु में जब वो है तब कर सकते हैं। बट जब कोई बीमार है, रोगी है, तब मैं उनको नहीं कहूंगी कि आप वही सीजन में आना, आपको वो तब वो करेंगे, ठीक है। जब रोगी आते हैं तब उनको उस रोग से मुक्त करना है। तो रोगी को कौन सा रोग है, तो रोगी का रोग कितना प्रदान है, उस पे निर्भर करता है, उनको ट्रीटमेंट, चिकित्सा दी जाती है। जरूरी नहीं कि सभी पूरा का पूरा पंचकर्मा एक इंसान में दे, ऐसा नहीं है। अब जिसको वमन की जरूरत है तो वमन दिया जाता है, कफ अगर कफ प्रदान है तो, अगर पित्त और वात है तो विरेचन भी दे सकते हैं या बस्ती भी दे सकते हैं अगर वायु का इन्वॉल्वमेंट है, तो उस हिसाब से चिकित्सा की जाती है और उनको मुक्त किया जाता है। साथ साथ में औषधियाँ होती है, तो उस औषधि का भी उपयोग, और डाइट, इसमें आयुर्वेद में ट्रीटमेंट और औषधि से ज्यादा महत्वपूर्ण है खान पान। अगर खान पान का पालन नहीं किया तो बिल्कुल भी ये औषधि का कुछ उपयोग नहीं होगा। जैसे हम कहते हैं ना, हमारा जो शास्त्र में या इंडियन ट्रेडिशनल जो खान पान है, बहुत सिस्टमेटिकली हर एक सब्जी या रेसिपी ऋतु के हिसाब से बहुत, और प्रकृति भी देखो, प्रकृति भी हमारे आजू बाजू में ऋतुचर्या के हिसाब से वो उगाती है हमारे लिए। मगर हम क्या करते हैं कि प्रकृति के विरुद्ध में जाके अगर कोई खान पान करते हैं तो तय है कि हम बीमार पड़ना तय है। बिल्कुल वैसे ही होता है। तो आहार हर एक सब्जी, हर एक फल का एक गुण होता है और वो सीजन में ही खाना चाहिए, तो वो उस उपयोगी होता है। अगर हम वो नहीं फॉलो कर रहे, जैसे कि हमारी जो प्रकृति होती है,
तो हमें वही चीज आकर्षण होती, पसंद वही होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं पित्त प्रकृति की हूँ, तो मुझे सारी वो पित्त वाली जो इंग्रेडिएंट चीज है वही पसंद होगी। जैसे इडली सांभर होगा, फर्मेंटेड फूड होगा, जो जंक फूड होगा, या फिर वो जो भी ऑयल डीप फ्राइड होगा वो पसंद होगा। तो हम बचपन से क्या करेंगे, मेरे सामने अगर पोहा या इडली डोसा रहेगा तो मेरा माइंड वो इडली डोसा पे ही जाएगा, क्योंकि मुझे वो पसंद है, बिकॉज मेरी प्रकृति के हिसाब से मुझे आकर्षण वो चीज से है। तो हम वही खाते रहते हैं जो पसंद है। हम क्या खाते हैं, हमें जो पसंद है वही, हम बचपन से वही आदत रखते हैं। तो वो एक उम्र के बाद क्या होता है, वो रोग धीरे धीरे वो दोष है बढ़ता जाता है, और एक सही उम्र के बाद वो बड़ा डिजीज का रूप लेके बाहर प्रकट करता है। फिर हम कहते हैं इतने साल से तो हम सही थे, कभी कोई दिक्कत नहीं आई, ये सब भी खा रहे थे, लेकिन अभी कैसे अचानक से दिक्कत हो रही है, क्यों उसका घड़ा भर गया अब, तो वो बाहर निकल रहा है। तो उस तरह से हम, जैसे वात है, कफ है, वैसे ही कफ वाले भी होंगे, तो वो उनका स्वीट लवर होते हैं, हम कहते हैं उनको खाने की बहुत क्रेविंग्स होती है, खाना बहुत स्वीट पसंद होता है, तो वो मीठा ही खाते रहेंगे, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन ही रहेगा, तो क्रेविंग्स भी बढ़ती रहेगी, तो उनका वेट गेन होता रहता है ना। तो वैसे ही दोषों के साथ होता है, एक ही तरह के टेस्ट बार बार और कॉन्स्टेंटली लेने से ये गिरविट हो जाते हैं सब चीजें। तो फिर हम जब पंचकर्मा करते हैं तो खान पान का बहुत ये महत्व रोल होता है। तो हमें खान पान भी इसीलिए नाड़ी परीक्षा से, या आयुर्वेद में हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई भी डॉक्टर के पास, तो वो खान पान का सबसे पहले कहते हैं, और इसी कारण से बहुत सारे लोग आयुर्वेदा पद्धति में कम जाते हैं, क्योंकि खाना पीना वो पालन नहीं करते, रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है, वो पालन नहीं होता है कि मुझे ये पसंद है, मगर डॉक्टर तो करेला खाने को बोलेंगे, तो मैं कैसे करेला खाऊंगा या खाऊंगी, तो इससे डरते हैं ताकि वो आयुर्वेद में नहीं जाते हैं। और हमेशा वो सेइंग है, मैन इज सच्चा ह्यूमन एनिमल, की वो उसको ऑलवेज वांटिंग व्हाट इज नॉट, और उनको जो भी टेस्ट जो मेरे नहीं है वो मुझे ज्यादा चाहिए, और जो टेस्ट हमारे टंग के लिए जो अच्छा होता है, टेस्ट टंग को जो पसंद है वो शरीर को हानिकारक होता है, वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। जो टेस्ट नहीं अच्छा है, टंग को अच्छा नहीं लगता है, जैसे कड़वा, तो वो तो अच्छी है, लेकिन हम वो नहीं लेते हैं। दैट इज व्हाट। अच्छा, दूसरी बात मैं ये जानना चाहूंगा कि आयुर्वेद का सेवन करने से, दवाइयों का, आप लोग उसकी मरीज की कंडीशन के हिसाब से कुछ दवाइयाँ रेकमेंड करते हैं, तो उसको लंबे समय तक लेने से किसी इसकी साइड इफेक्ट्स के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए नहीं जाते कि भाई साइड इफेक्ट भी हो सकती है या नहीं हो सकती है, वो अनजान होने से इस अच्छी पद्धति से दूर रहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जरा बताएं हमको। साइड इफेक्ट की बात करूँ तो साइड इफेक्ट सच कब होता है, जब अगर आप सही डॉक्टर की गाइडलाइन से औषधि नहीं ले रहे हैं, तो डेफिनेटली वो साइड इफेक्ट दिखेगा। साइड इफेक्ट यानी अगर आपको जरूरत नहीं थी, वो औषधि आपने ले ली, आपका बॉडी में वो दोष विचलित हो गया, तो आपको उस प्रकार का प्रॉब्लम्स दिखेगा कि दवाई खाई फिर मुझे बहुत जलन हो रही थी, इचिंग हो रहा था, तो वो औषधि आपको जरूरत नहीं थी और आपने ली। तो मैंने देखा क्या या होता क्या है, जनरली अगर हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का कुछ प्रॉब्लम हो गया है, कुछ वायर का प्रॉब्लम हो गया, तो हम किसको कॉल करते हैं? इलेक्ट्रिशियन को करते हैं, वो आता है। अगर कहीं फायर लग गया तो फायर ब्रिगेड की जरूरत है, तो हम डायरेक्टली कॉल करके उनको बुलाते हैं। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाना होता है ना, तो पेशेंट डायरेक्ट डॉक्टर के पास नहीं जाता है, पूरी सीढ़ी पड़ोसी, यहाँ वहाँ गूगल, ये सब करके सब रेफरेंस करके डायरेक्ट फार्मेसी में जाके मेडिसिन खा के सब कुछ करने के बाद लास्ट में डॉक्टर के पास जाते हैं, और केस बिगड़ गया। और दूसरा कि आयुर्वेद में तब आते हैं जब हर जगह से प्रयत्न खत्म हो गया है, हारे हुए तब आते हैं। और तब कहते हैं मैंने बहुत सारा लोग, मतलब ये इतने साल पेशेंट के साथ रहे हैं, तो कहते हैं हमने सारा आयुर्वेदिक नुस्खा उपचार कर लिया है, डॉक्टर का सब दवाई खा लिया है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आयुर्वेद में भरोसा नहीं है। लेकिन अगर हम पूछेंगे कौन से डॉक्टर से कौन सी दवाई किस कारण से ली थी, उसका कुछ पर्ची है या औषधि क्या नाम है, कितना डोज लिया, क्या आप बता सकते हैं? उनके पास कोई जवाब नहीं रहता है। नहीं, डॉक्टर ने नहीं, हमारे उस तीसरे ने बताया था, उस हिसाब से हमने, उनको बहुत फायदा हुआ। अच्छा, अगर आपको बॉडी में पेन है, तो आपको अगर किसी डॉक्टर ने आपको अंडरस्टैंड करके दवाई दी है, तो आपका वो पेन रिलीफ हुआ है।
बिकॉज डॉक्टर नो कि आपको कौन सा पेन था। उस हमारे पास वात के 80 प्रकार के रोग है, जी तो उस प्रकार के आपका उसमें से कौन सा प्रकार है, तो आपका शरीर उसके साथ में क्या एसोसिएट कंप्लेंट्स है, या उसके निर्भर पर डॉक्टर ने आपको औषध दी है, तो वो जी, आपको फायदेमंद रहा। फायदेमंद रहा। लेकिन आपका रिजल्ट देख के अगर आपके पड़ोसी या घर के मेंबर वही दवाई खाएंगे पर उनका कारण या उनका एसोसिएट कंप्लेंट वात का रोग अलग होगा, जी तो वो उनको फायदेमंद नहीं करेगा। वाह, तो वो बहुत ऐसे कह सकते हैं कि उनको फायदा हो लेकिन एक ही हमें नहीं दवाई हुआ। हर एक मरीज के उनके ये जरूरी नहीं कि रिकॉर्ड देख सेम, के उसकी बिल्कुल प्रकृति जान के ही दी, ये बिल्कुल फिट होती है, कस्टमाइज कस्टमाइज होती है कस्टमाइज डाइट एंड डाइट मेडिसिन। मेडिसिन्स। तो ऐसा ही है, अगर हम प्रॉपरली गाइडेंस में नहीं लेते ना, जैसे देखते हैं कि त्रिफला हरी तकी हर कोई ले लेता है कि जी। पेट साफ होता है, ओके लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ लोग में वो बिल्कुल फायदेमंद नहीं करता है। जी अगर आपकी बॉडी एकदम मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन है, जी अगर खाना पचन ही नहीं कर रहा है, कभी जी कभी वो औषधि भी पचन नहीं कर पाएगी, वो ओके टैबलेट पचन नहीं कर पाएगी। सही तो आपको उसके सरल उपयोग जैसे कुछ खान पान में करेक्शन करने होंगे ओके कि मेटाबॉलिज्म को बॉडी से खुद ही एनहेंस करें, एंड देन यू टेक सपोर्ट ऑफ मेडिसिन। तो Medicine. मेडिसिन के पहले क्या एक स्टेप है वो पता होना चाहिए। तो वो कौन गाइड करेगा? डॉक्टर गाइड डॉक्टर करेंगे। गाइड अगर सही पद्धति से गए तो आई डोंट थिंक सो कि कोई साइड इफेक्ट है। या साइड इफेक्ट कब देखेंगे? जैसे कि पानी, बिग अगर जितनी जरूरत है उतना अगर हम शरीर में लेते हैं तो वो अमृत कहलाता है। अगर हम उसको ज्यादा लेंगे जी तो वो आपको नुकसान ही करेगा, नुकसान ही आपको शायद वॉमिटिंग हो सकती है या अनइजीनेस लग सकता है, जी। राइट। उसे सेम खाने के साथ। तो जी औषधि भी हम डॉक्टर्स जब देते हैं तो हम कितने समय के लिए देते हैं? कुछ दिनों के लिए देते हैं, 15 दिन, महीना या 2 महीना, जी उसके बाद कंटिन्यू नहीं करने कहते हैं। हम्म, लेकिन हम क्या करते हैं, विदाउट डॉक्टर्स कंसर्न, मुझे अच्छा लगा अच्छा लगा इसलिए इसलिए हम, और मुझे लंबा ले इससे लो इम्प्रूवमेंट लगा इसलिए हम ले लेते हैं। जी तो डॉक्टर नोज कि कौन सी मेडिसिन आपके कितने शरीर के समय लिए तक कितने देनी है। समय तक लेनी चाहिए वो डॉक्टर को या पता है। सो वाह विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर के गाइडलाइंस के बिना अगर हम नहीं लेते लेनी हैं चाहिए, तो शायद वो उस हिसाब से उनको साइड इफेक्ट दिख सकता दिख है सकता है ना। और जैसे कि कुछ औषधि लंबे समय तक नहीं ली जाती है, जी तो वो डॉक्टर्स को हिसाब से ही ले सकते अच्छा हैं, तो वहाँ कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने जी मिलेगा। जी। और एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, और जो मैं महसूस कर रहा हूँ आज के ज़माने में, कि आज छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं बहुत बचपन से ही काफ़ी बीमार रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति ही कम है बिल्कुल, जन्म से ही। जन्म से। तो आप बीइंग ए आयुर्वेद डॉक्टर, आप जो गर्भवती महिलाएं हैं उसको क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि आने वाली जो बच्चे हैं वो एकदम हेल्दी और रोग प्रतिकारक रोग से, ये आजकल के जो जितने बहुत बड़े नए नए डिजीज आ रहे हैं उसके सामने अपना फिट रख सके, यस तो यस। इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेगी? संदेश पहले तो ये है कि आजकल हम जब देख रहे हैं, जी ये 4 साल में अगर हम देखें जी तो हमारे आसपास इतने आईवीएफ के जो सेंटर्स खुले हॉस्पिटल्स है वो खुल गए हैं। तो जी क्यों खुले हैं? जी क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा का एक ये हो गया है कि जी बहुत लोगों को प्रेगनेंसी में दिक्कत होती है। तो जी क्यों हो रही है? आजकल जो हमारा आसपास का जो सिनेरियो है आजकल के जनरेशन में, कि जी खान पान जी बहुत ज्यादा जंक फूड या लाइफस्टाइल बिगड़ गया है। वी आर मोर इनटू दी जो स्ट्रेस लाइफ है उसमें है, या खान पान सही नहीं रखते, जी तो उसके वजह से जो शरीर में बदलाव हो रहा है ना। तो बहुत सारी महिलाओं को पीसीओडी, पीरियड्स के बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, है ना। जी थायराइड्स के इश्यूज हो रहे हैं, हार्मोन जी इम्बैलेंस हो रहे हैं। जी तो सबसे पहले माता पिता का जो है, जो नए संतान का आने का जो ये कर रहे कोशिश, तो उनको सबसे पहले अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है कि जी वो कैसे। तो हमारे शास्त्र में बहुत अच्छे से बताया है कि बेबी प्लान करने से 3 मंथ्स पहले ही आपको क्या ध्यान रखना है, जी उसका प्लानिंग। अगर आप उस तरह से, फिर शोधन करना है, माता पिता को हम्म, शोधन, अपना शरीर का पूरा शोधन, पंचकर्मा प्रक्रिया से शोधन करना है। जी उसके बाद जो भी आपको खान पान में ध्यान रख के फिर आप प्लान कर सकते हैं फॉर कंसीविंग। जी और उसके बाद जो 9 महीने होते हैं जो माता के लिए, जी वो बहुत क्रुशियल होते हैं कि जी हर एक महीने में या हर एक स्टेज में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत सारे बदलाव होते हैं माता के शरीर ओके में, इमोशनल लेवल पे, राइट। जी तो उसको समझना, उसको मेंटेन करना, जी तो इसलिए बहुत अच्छे से गर्भ का पूरा हमारे गर्भ संस्कार एक्सप्लेन किया गया है। आपने संस्कार सुना होगा कि गर्भ संस्कार 16 भी संस्कार में से एक एक संस्कार एक संस्कार, माना जाता है यस गर्भ यस, गर्भ संस्कार। संस्कार बहुत या सही कहा। तो उसका महत्व है। जी तो वो उसमें अगर हम फॉलो करते हैं तो क्या डाइट है, अगर हम उस तरह से करेंगे तो डिलीवरी भी नॉर्मल्स होती है। हाँ और कैसे उसमें योग प्राणायाम का भी महत्व है महत्व है कि मसल्स को कैसे स्ट्रेंथन करे, अपने जी मेंटल लेवल को कैसे रखे, जी जो आने वाली संतान के साथ में कैसे जुड़े, माता जी पिता कैसे उस जी बच्चे के साथ में जो वो पेट में है तभी ही एक कनेक्शन बनाए, जी
है ना, तब वो हेल्दी बेबी को वो लोग जन्म जन्म देते हैं। तो वैसे अगर जन्म दे ऐसे फॉलो करते हैं जब माता पिता, तो तो अच्छी एक संतान सशक्त होती है। और एक अच्छा तो ह्यूमन हेल्दी सिस्टम वहीं से बिल्डअप होता है। या और फिर जब बेबी बॉर्न होता है तो आयुर्वेद में जी। हम हनी और घी, मधु और गिरता मिक्स करके हम उनको सेवन कराते हैं जन्म होते। तो ये कहते हैं इक्वल क्वांटिटी में अगर हम जन्म के समय देते हैं तो वो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है। तो वो एक इम्यून सिस्टम वही से तैयार होता है। और हमारे आसपास जो पॉजिटिव ओरा, जो माता पिता का आशीर्वाद, वो भी एक बहुत बड़ा काम करता है, जो आजकल नहीं प्रैक्टिस किया जाता है। जी। बिल्कुल। हमारे भारतवर्ष में विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था के प्रणेता और आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा ये आयुर्वेद को पूरा देश और दुनिया के अंदर प्रचारित किया जा रहा है। और इसके माध्यम से बहुत सारे लोग ये पद्धति को अपनाकर फिर से वापस अपने रोग मुक्त हो रहे हैं, अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ा रहे हैं। और उनका माध्यम से, उनकी प्रेरणा से बहुत सारे प्रेग्नेंट वुमन के लिए भी बहुत सारे कोर्सेज भी बनाए हैं, गुरुदेव ने दिए हैं। तो मैं तो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकगण को बताऊंगा कि ये प्रेगनेंसी के दौरान अगर आर्ट ऑफ लिविंग के ऐसी योगा फॉर प्रेग्नेंट वुमन और बहुत सारी योग पद्धतियाँ, सुदर्शन क्रिया, ये सब रिकमेंड की जाती हैं। बिल्कुल। तो वो सबको अपनाकर एक अच्छे स्वस्थ बालक को मानसिक और शारीरिक रूप से इस दुनिया में लाने का बहुत बड़ा जो कार्य है हमारा पेरेंट्स के नाते, वो अच्छे से और आसानी से हम उसको पार कर सकते हैं। आज आपने हमारे चैनल पे आके इतना बड़ा ज्ञान दिया और इतनी जानकारी दी, इसलिए आपका प्रीति जी, आपका खूब खूब तहे दिल से मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। और मैं सभी दर्शकों को कहूँगा कि हमारा ये पुराना जो शास्त्र हैं वो फिर से उसको हम, जो हमारे संत जितने भी हैं वो लोग तो ये शास्त्र को फिर वापस रिजुवेनेट कर रहे हैं और प्रस्थापित करने का पूरा प्रयत्नशील है। मगर हमें भी उसमें हमारा योगदान देके इस शास्त्र को पूरे विश्व में फैलाने के लिए हमें एक उसका क्या बोलते हैं कि हमें एम्बेसडर बनना चाहिए। और उस पद्धति से अगर जीवन जीते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे जीवन को शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत अच्छे से जीवन, प्रेम, शांति, आनंद और उत्साहपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो आपका फिर से तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी बोलने के लिए, जो नॉलेज है वो शेयर करने का एक मौका मुझे मिला। जी जी, हमारे चैनल का प्रीति जी यही मिशन रहा है कि आप जैसे विषय के निष्णात है उस सभी को दर्शकों के सामने लाकर ये ज्ञान जो दर्शकों तक पहुंचा सके हम। तो ये हमारा मिशन हमारे चैनल का है। जी जी, श्री रविशंकर जी ने बहुत अच्छा ये संकल्प लिया था पहले से ही कि हम विश्व में सबको स्वस्थ एक जीवन दे। तो उन्होंने सुदर्शन क्रिया का भी एक स्टार्ट किया और दिया उन्होंने, लोग तक विश्व तक पहुंचा है। अभी तक तो हम 146 कंट्रीज में पहुंच चुके हैं। साथ साथ में आयुर्वेदा जो हमारा इंडियन मूड साइंस, हमारा जो हमारा वेद है वही से हमारा आयुर्वेद आया है ना, तो वो एक आगे तक हम तक पहुंच सके। हम क्या कर रहे हैं, ये सब आयुर्वेद को भूल के मॉडर्न की तरफ दौड़ रहे हैं। इस मॉडर्न भी सही है, जब जरूरत है या उसके भी लिमिटेशन है, आयुर्वेद की भी लिमिटेशन है, लेकिन वी गो हैंड इन हैंड। जहाँ जरूरत है वहाँ लेना है, पर सोच समझ कर हमें अपनाना है। तो ये है। और उन्होंने ये भी कि ये जैसे नाड़ी वैद्य है आजकल हम देखे तो बहुत कम है, डॉक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन नाड़ी वैद्य गिने चुने हैं, हैंड फिस्ट जितने हैं। तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा अवसर दिया है कि वो हमारा जो वेद का ज्ञान है वो बनाए रखे और आगे लोग तक पहुंचे, इसलिए नाड़ी वेद उन्होंने बनाए। तो उसमें से मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे भी ही हो गया, ये शास्त्र ही लुप्त हो गया था, उसको फिर से वापस हमारे बीच में लाने का एक बहुत बड़ा जो उसने मिशन लिया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। वैसे ही गुरुदेव ने हर एक सिटी में नाड़ी वैद्य हर महीने जाते हैं, नाड़ी परीक्षा करते हैं। और जहाँ पे भी हमारा हर एक स्टेट में एक सेंटर है, आश्रम है, आश्रम में हमारे वेलनेस सेंटर्स भी है, जहाँ हर स्टेट में एक एक आश्रम है। तो आश्रम में भी कैसा है कि
हम अपनी इस अभी अब जो इस लाइफ में रह रहे हैं जी पूरे तनाव से भरे रहते हैं, जी। कॉम्पिटिशंस में रहते हैं, सब चीजों से थोड़े से कहीं थक गए मानसिक रूप तो से एक या आश्रम में आके शारीरिक एक रूप दिन से। 2 दिन ऐसे वेकेशन जैसे मिनी वेकेशन करके एक रिलैक्स करके एक एनर्जी बूस्ट करके हम वापस जा सकते वेलनेस हैं। सेंटर में तो जाइए, वहाँ आश्रम में ध्यान आके करें, प्राणायाम बिल्कुल करें, बिल्कुल और आश्रम में वेलनेस आके सेंटर की जो थेरेपीज हैं पंचकर्मा की बिल्कुल वो साथ में वो लें, ले सकते हैं और बिल्कुल एकदम स्वस्थ और मानसिक और शारीरिक बिल्कुल। होके और फिर से हमारे वापस एक नई ऊर्जा के साथ ऊर्जा के अपना साथ जीवन में में वापस आ सकते हैं। बिल्कुल तो हम आज इस चैनल के माध्यम से हम सभी दर्शकों को हम निवेदन करेंगे कि आर्ट ऑफ लिविंग के किसी भी वेलनेस सेंटर पे आप जाइए, अपना नाड़ी परीक्षा करवाइए, और अपने गुण दोष जो भी हैं आपके शरीर के अंदर जो भी चल रहे हैं उसको आप खुद जानिए, और उसको आयुर्वेद के माध्यम से उसको ठीक करने की प्रयत्नशील रहिए, और अपना जीवन खुशी खुशी बिताएं। ऐसी हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार प्रीति जी।